हेलो, जय हिंद। तो आज हम देखने वाले हैं S1 S6। दिस इज़ अवर क्लास 18th और S1 S6 हम देखेंगे आज। तो ओपन कर लेते हैं क्रोम। कहाँ से शुरू करें? एनडीए से करते हैं और एनडीए के लेटेस्ट पेपर्स देखते हैं। एनडीए फर्स्ट 2025 और एनडीए पीएस PYQs। ये आ गए एनडीए के पेपर्स। तो 2025 खोल लेते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, और फर्स्ट 2025 का भी जीएटी खोल लेते हैं ना। हम देखने वाले इंग्लिश। अच्छा, तो इन पेपर्स को मुझे खोलना पड़ेगा एज के अंदर। इसमें पेन नहीं होता है ना। चलो, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वेट करो। इसमें पेन होता है? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये कब आया? अच्छी बात है। चलो, तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। फुल साइज कैसे करते हैं? फंक्शन F11 होगा क्या? ठीक है। इसको इसको छोटा कैसे करूँ? यार, इसको हटाते कैसे हैं इसको? ओके, तो एनडीए फर्स्ट 2025 से शुरू करते हैं। S1 S6 S1 S6 ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। इसमें जितनी भी चीज़ें बता रखी है वो सब देखेंगे हम। फिलहाल हम चलते हैं S1 S6 के ऊपर। ये हमारा S1 S6 रहा। इधर से भी थोड़ा स्पेस मिल जाता तो मेरे को एनोटेशंस 2 पेजेस हटा दो। इसको थोड़ा सा प्रेजेंट। ओके, अब मेरा लेकिन पेन चला गया। अरे यार, प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं यार, इसको विदाउट योर चेंजेस इसको डाउनलोड करते हैं, उसके बाद अपन एज में खोलते हैं इसको। क्रोम की आदत नहीं है, तो डाउनलोड्स में इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड्स। यस, अब ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी हमें आदत है। चलो, इसको अब बड़ा कर देते हैं और फटाफट से पहला जो है हमारा पार्ट है इंग्लिश का है ना, हमें वही करना है। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन S1 S6 हमारे कहाँ पर थे? नीचे थे ना। S1 S6 ये रहे। चलो, अब इनको देखते हैं आराम से। S1 S6 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्या कह रहा है? सबसे पहले S1 S6 को डील करते वक्त एक बात ये ध्यान रख रही है कि जो पार्ट्स प्री हैंड करके जो जितने भी क्लासेस मैंने बनाई, पार्ट्स प्री हैंड है ना, जिसमें मैंने न्यूज़पेपर को एनालिसिस किया है ना, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उसके अंदर की ग्रामर भी आपको सिखाई है। वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए था, ताकि आप S1 S6 को अच्छे से डील कर सकें। अब S1 S6 को लगाने से पहले सबसे पहला काम करते हैं कि S1 और S6 दोनों को हम पढ़ लेते हैं। पहला तरीका मैंने जो बताया वो ये, S1 को पहले रीड कर लो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम ऑप्शंस, और ऑप्शंस में देखो यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शंस में हम कैसे डील करते हैं वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम शुरू करते हैं S1 S6 को हम रीड करते हैं। S1 क्या कह रहा है? ऑल
all sources of energy ultimately come from natural processes. Non-renewable resources cannot be replaced naturally at the rate they are being used. कि हालांकि जितने भी सोर्सेज हैं एनर्जी के वो अल्टीमेटली यानी फाइनली नेचर से ही हमें मिलते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनको कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नेचुरली एट द रेट दे आर बीइंग यूज्ड. मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको यूज करने की दर तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जिस दर से हम जिस रेट से उसे उन्हें यूज कर रहे हैं उस दर से वापस वो बनाया नहीं जा सकते, उनको बनने में बहुत साल लगते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल, ठीक है. तो S1 ये कह रहा है, S6 क्या कह रहा है, एक बार धीरे से पढ़ लो लेकिन ढंग से पढ़ो, दोबारा आपको S1 पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस तरीके से आपको रीड करना है, ठीक है. S6 क्या कह रहा है, द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ मैनर that provides the maximum benefit of these resources to humans over a period of time can be termed as conservation. The sustainable use of natural resources can be termed as conservation. कि सस्टेनेबल रिसोर्स यूज जो है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए कि ह्यूमंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनका हो सके, ठीक है, यस, नेचुरल रिसोर्सेज का. और इस तरीके से उनको यूज करना ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है. कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल यूज ही ना करो, ठीक है, आप इस तरीके से यूज करो कि मैक्सिमम बेनिफिट उनका ले सको, ऐसा ही कह रहा है. दोनों सेंटेंस हमने पढ़ लिए, अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ गए हैं. अब आ जाते हैं हम ऑप्शंस के ऊपर. ऑप्शंस में देखो 3 ऑप्शंस में है S, ठीक है, और एक में है Q. तो सबसे पहले हम Q को पढ़ते हैं ताकि Q जो है, और ज़्यादा संभावना क्या होगी कि इनमें से ही होगा, शुरुआत जो है वो इनमें से ही होने की संभावना होती है क्योंकि 3 ऑप्शंस में S से शुरू हो रहा है. तो हम Q वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले इसको एलिमिनेट ही कर देते हैं, देख लेते हैं कि कहीं ये तो नहीं है. तो देखो पहला प्रोसेस आपको पता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात हुई है जिनको कि इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता. अब Q क्या कह रहा है, हेंस वी मस्ट रिमेंबर, तो हमें ये याद रखना चाहिए, इसलिए हमें याद रखना चाहिए दैट दो आवर कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, तो मिनरल्स की बातें नहीं हुई, दीज रिसोर्सेज आर शॉर्ट लिव्ड. अच्छा नहीं, ये कह रहा है कि मिनरल्स डिपॉजिट्स में हमारी कंट्री भले ही रिच हो लेकिन ये जो रिसोर्सेज है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये थोड़े होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, ऐसा कह रहा है. S देख लो, S क्या कह रहा है, मिनरल रिसोर्सेज कैन बी सेट टू बी फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल. अच्छा, तो 21 में S1 क्या कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको नहीं फिल किया जा सकता. अब ये बता रहा है कि कौन सा नॉन रिन्यूएबल, हायरार्की देखो, सबसे उसने पहले बताया कि नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं उनको वापस से फिल नहीं किया जा सकता. अब S को देखो क्या कह रहा है कि मिनरल रिसोर्सेज जो हैं उनको नॉन रिन्यूएबल कहा जा सकता है. इसका मतलब ये क्या है कि नॉन रिन्यूएबल पहले इसने डेफिनेशन दी, उसके बाद इसने एक एग्जाम्पल दे दिया कि कौन है नॉन रिन्यूएबल, मिनरल रिसोर्सेज है, ठीक है ना. तो हायरार्की मेंटेन करनी है अपने को, यानी S ही शुरुआत में होगा, ओके. उसके बाद चलते हैं P क्या कह रहा है कि दिस विल इंक्रीज, व्हाट विल इंक्रीज, द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ माइनिंग. बस यहां तो इसमें इतना कहा है ना कि मिनरल रिसोर्सेज कैन बी सेड टू बी नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, यहां तो ऐसी कोई बात हुई नहीं माइनिंग वगैरह की, हटा दो, इसको खत्म कर दो. S के बाद Q देखो, मिनरल रिसोर्सेज कैन बी सेड टू बी फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, हेंस वी मस्ट रिमेंबर, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि कंट्री रिच भली हो सकती है मिनरल्स में लेकिन ये रिसोर्सेज जो है वो शॉर्ट लिव्ड है. हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है. SQ, अच्छा यहां भी SQ है, पॉसिबिलिटी नहीं है, अब तो कन्फर्मिटी है. तो भैया शुरुआत S से होगी और SQ ही होंगे. अब Q के बाद क्या आएगा हमें वो देखना है बस, तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है. Q वाला हम देख लिया हमने कि इसीलिए इनको ये जो मतलब वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कि कंट्री हमारी भले ही मिनरल डिपॉजिट्स में रिच हो लेकिन ये रिसोर्सेज शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है. अब शॉर्ट लिव्ड होते हैं बात हो गई. अब आ गई R, देखते हैं R क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज ओर्स, इनका एक्सट्रैक्शन करना है ना थ्रू द माइनिंग प्रोसेस विल बिकम डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत एक्सपेंसिव होता है बिकॉज दिस मिनरल्स हैव टू बी माइंड फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स ऑफ अर्थ, डेप्थ्स ओवर टाइम, ठीक है, कि भाई इनका एक्सपेंसिव होता है इनको एक्सट्रैक्शन करना.
बिकॉज दिस मिनरल्स हैव टू बी माइंड फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स ओवर टाइम, क्योंकि ये बहुत गहराई से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आर मान लेते हैं। अब पी देख लेते हैं, आर के साथ पी का बेटर है क्या। दिस विल इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ माइनिंग। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये गहराई पे पाए जाते हैं। आर में क्या कह रहा है, क्योंकि ये गहराई पे पाए जाते हैं, इसीलिए इनका माइनिंग का कॉस्ट और इनका माइनिंग करने के लिए टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है हमें, है कि नहीं, ताकि खत्म काम। तो यहां पर आर भी हो गया परफेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए क्यों लगता है ना, दिस विल इंक्रीज, वॉट विल इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ माइनिंग, कि इनका गहराई में पाया जाना यही वो चीज है जो टाइमिंग को, माइनिंग की टाइमिंग को बढ़ाती है कि नहीं। ऊपर होगा तो आप आराम से खोद के निकाल लोगे ना। तो ये वाला ऑप्शन सी जो है वो परफेक्टली फाइन हो गया और डी वाला खत्म हो गया। तो यहां इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को डील किया। पल्ले पड़ा होगा आपके, समझ में आया होगा आपके, आई होप। ठीक है, एंड आई कैन ओनली होप। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, चाहे तुम कितनी ही क्लासेस देख लो S1 S6 के सॉल्यूशन की, कितनी ही क्लासेस देख लो, कितने ही बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़ लो, ये जब तक खुद नहीं उसको डील करोगे तब तक तुम कुछ ढेला भर भी नहीं सीखोगे। ठीक है, और मार्क्स इंप्रूव होंगे नहीं। तुम जब मैं जो चीजें मैंने बताई यहाँ पर कि सबसे पहले S1 को पढ़ना है फिर S6 को पढ़ना है, ठीक है, मैंने बता दी, मैंने इंप्लीमेंट कर दी। जब तक खुद नहीं करोगे इंप्लीमेंट तब तक नहीं सीखोगे। तो सबसे पहले ये क्लास देखने के बाद तुम्हें डेली 10 S1 S6 लगाने हैं। ठीक है, और हो सके तो मेरे को सेंड कर देना विथ जो भी आपका सॉल्यूशन है, मैं बता दूंगा राइट है कि गलत है और क्या गलतियां आपने की है और किस तरीके से उनको डील करना चाहिए था, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा तो और मैं क्या ही कर सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इंडिया एट प्रेजेंट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, कि इंडिया के पास वर्तमान में सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में से एक रोड नेटवर्क इंडिया का है, ऐसा ये कह रहा है। S6 कह रहा है इट पासेस थ्रू हावड़ा, दिल्ली एंड अमृतसर एंड टर्मिनेट्स इन काबुल। ये जो है हावड़ा से, दिल्ली, अमृतसर से गुजरता है और जाके खत्म होता है, टर्मिनेट यानी एंड होता है कहां पे, अफगानिस्तान में। इट यानी कौन जाता है, तो भैया हावड़ा, दिल्ली, अमृतसर, यहां पर बात हुई है रोड नेटवर्क की, तो कोई रोड की ही बात हो रही होगी ना, तो इट किसी रोड के लिए आया है। तो S6 से पहले जो भी आएगा, मतलब जो आपका एंडिंग वाला जो होगा उसमें किसी रोड की बात हो रही होगी। ठीक है ना। अब देखो दो में तो S है, पीछे से देखो इसको, मैं आपको इसलिए तो कह रहा हूं S1 और S6 पहले पढ़ने के लिए। कभी कभी तो ऐसा होगा कि S1 से हमें हिंट मिलेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि S6 से हिंट मिलेगा। तो S6 में जो बात कहा है ना, इसने प्रोनाउन लगाया ना इट, ठीक है, कि ये गुजरता है इन जगहों से, कौन गुजरता है ये क्वेश्चन है। तो लास्ट में जो भी खत्म होगा आपका S, R या फिर Q, उनमें किसी चीज की बात बोली गई होगी जो वहां से गुजरता होगा। सिंपल। चलो तो देख लेते हैं। P में कोई है क्या, द रोड हैज बीन, किसी पर्टिकुलर रोड की बात नहीं हुई। द ग्रैंड ट्रंक रोड was built by शेर शाह सूरी across the Indo-Gangetic plain from चिटगोंग to पेशावर, पाकिस्तान। ओके, ये है। तो क्या क्यू लास्ट में है कहीं पर, ये रहा क्यू लास्ट में। अब इस ऑप्शन को हमने इसको पहचान लिया, अब इसको चेक कर लेते हैं शुरू से लेके PRSQ को। ठीक है, क्या ये सही है कि गलत है, नहीं होगा तो कोई और देखेंगे। चलो फिलहाल हमने S6 के आधार पे इसको हमने क्यू को पहले पीछे से क्यू को हमने पहचाना। अब P क्या कह रहा है, The importance of roads has been recognized in India since the ancient time। बहुत बढ़िया। S1 में बात की है कि रोड जो है, रोड नेटवर्क इंडिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क में से एक है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड्स जो है वो पुराने समय से जो है बहुत रिकॉग्नाइज्ड रही है, जानी पहचानी रही है। ठीक है, तो P से शुरुआत हो सकती है, अच्छी बात है। फिर R में चलते हैं। किंग्स सच एज अशोका एंड चंद्रगुप्ता बिल्ड रोड फॉर इजी। अरे वाह, आसान हो गया। देखो यहां पर बात हुई है क्यू में शेर शाह सूरी की, और यहां पर बात हुई है अशोका की और चंद्रगुप्त की। तो दोनों में से पहले कौन हुए थे, पहले हुए थे अशोका और चंद्रगुप्त, यानी आर पहले आएगा और क्यू बाद में आएगा, शेर शाह सूरी। सिंपल सी बात है ना, यानी आर क्यू होगा। यानी जहां पर क्यू आर दिखे पहले तो उसको खत्म कर दो, क्यू आगे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, समझ गए। और यहां पर भी क्यू आर है, इसको भी खत्म कर दो। सच में
ऑप्शन डी बचा, अब तो लग गई लंका, तो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फाइन। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? नेशनल हाईवेज कनेक्ट वन स्टेट विद अनदर एंड आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल हाईवेज जो है वो एक स्टेट को दूसरे के साथ जोड़ते हैं और इंपॉर्टेंस के मतलब काम के हैं। नेशनल हाईवे जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है। S6 में चलते हैं। दीज रोड सिस्टम्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड आर लेड एंड ऑपरेटेड, ठीक है, आर के बाद थर्ड फॉर्म और इसी के आर की ये थर्ड फॉर्म, ठीक है, और एंड यहां पर क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेड एंड ऑपरेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो S6 में क्या कह रहा है? S1 में बात हुई है नेशनल हाईवेज की और ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंट की चीज है, ऐसा बताया है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे है, ये नहीं बताया। S6 में कह रहा है कि इनको हैंडल कौन करता है, सुपरवाइज कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। नितिन गडकरी साहब इसके मिनिस्टर जो है वो है। अब चलते हैं आगे। तो S1 पढ़ लिया, S6 पढ़ लिया, आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में दो ऑप्शंस की शुरुआत हो रही है P से, दो की हो रही है S से। हम सबसे पहले P वाले को देख लेते हैं। P वाला क्या कह रहा है कि दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, अच्छा, और S1 में क्या कह रहा है कि दे आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है। और P कह रहा है कि वो क्यों है ना, हायरार्की मेंटेन हो रही है ना। तो P जो है वो सबसे बढ़िया आपका ऑप्शन यहां पर लग रहा है, यानी P से ही शुरुआत होगी। तो दो आप खत्म कर दो और P से शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। हम P से शुरुआत करेंगे, हमको हिंट मिल गया। दे आर इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि बिकॉज वेयर एज they constitute merely यानी only 2% of the total road networks, they nevertheless carry 40%, nevertheless यानी in spite of, ठीक है, they carry 40% of the total road traffic। तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जहां पर एक तरफ वो सिर्फ 2% हिस्सा है टोटल इंडिया के रोड्स के, तो इंडिया में जितनी रोड्स हैं, जितने किलोमीटर, उसका सिर्फ 2% जो है वो नेशनल हाईवेज है, और फिर भी वो 40% ट्रैफिक को हैंडल करते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो P वाला शुरुआत में आ गया, ठीक है साहब, P वाला आ गया। अब P में यहां पर भी R है और इस वाले में भी P के बाद R है, ठीक है। तो R वाले को देख लेते हैं क्या कर रहा है। P में बात हुई है रोड ट्रैफिक की, R कह रहा है दे बियर द लोड ऑफ ट्रैफिक, वो इसलिए बियर करते हैं, लोड ऑफ ट्रैफिक को इसलिए झेलते हैं क्योंकि दीज रोड्स कनेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस एंड पास थ्रू मेजर सिटीज एंड टाउन्स। 40% टोटल लोड ट्रैफिक कैसे झेल लेते हैं नेशनल हाईवेज? क्योंकि वो बड़े बड़े शहरों से गुजरते हैं, ठीक है साहब। तो ये तो कोई इसमें तो देखना भी नहीं था, पर एक बार हमें आइडिया हो जाएगा, इसलिए हमने आर को देख लिया। फिर एस या फिर क्यू, यहीं से आपका आंसर फाइनल होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहले एस वाले को। सिंस दे कवर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द नेशन एंड कनेक्ट सिटीज एंड टाउन्स, दीज हाईवेज आर प्राइमरी फैसिलिटेटर्स ऑफ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। क्योंकि वो देश को लंबाई से चौड़ाई की तरफ और ऊंचाई से निचाई की तरफ, चारों तरफ से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए ये जो है वो प्राइमरी फैसिलिटेटर्स हैं, ट्रेड और कनेक्टिविटी में अहम योगदान निभाते हैं, ऐसा ही कह रहा है। क्यों क्या कह रहा है? क्यों कह रहा है? द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज देयरफॉर क्रूशियल, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, एंड देयर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। और इनको बनाना और इनको मेंटेन करना बहुत जरूरी, क्रिटिकल यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंस का मुद्दा है। और उसके बाद S6 में क्या कह रहा है कि इनको, ये जो रोड सिस्टम है, इनको प्राइमरी रोड सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इनको ऑपरेट कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्यू में बात हुई है बनाने की और देखभाल करने की, और वो कौन करेगा? हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी क्यू पे ही खत्म होगा, यानी कि आपका SQ ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सी वाला खत्म हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, परफेक्ट, डन। चलते हैं 24 के ऊपर। 24 क्या कह रहा है? S1 में क्या कह रहा है? द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनोग्रेटेड इन दिसंबर 1996। अच्छा, हमसे इतने बाद हुआ इनका तो यार। ओके, अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट हुआ था, बताओगे? बताओ जरा। S1 क्या कह रहा है? द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनोग्रेटेड इन दिसंबर 1996। S6 क्या कह रहा है?
A special constitutional court enforces the rights enshrined in the constitution. तो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई गई है जो एनफोर्स करती है, मतलब लागू करती है इन कानूनों को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनश्राइंड यानी श्राइन यानी कि शरण लिए हुए हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो हिस्सा है। ठीक है, तो S7 में कहा कि साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन 1996 में इनोग्रेट हुआ था। S6 कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कानून है उनको अप्लाई करने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ठीक है, चलिए यहां से हमें कुछ पता चला है, कुछ पता चला है, कुछ पता चला है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में यहाँ पर 2 है P वाले और 1 है Q, 1 है S वाला। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा संख्या में होता है, सॉरी। तो P वाले को सबसे पहले देखते हैं। P क्या कह रहा है, इट्स क्रिएशन, किसका क्रिएशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई ना S1 में। ठीक है, तो इसी का क्रिएशन होगा ना। क्रिएशन एंड प्रोमलगेशन टुक प्लेस एट ए टाइम व्हेन साउथ अफ्रीका स्टिल फेस्ड द थ्रेट ऑफ, ये पास्ट में ही बात कर रहा है देखो, है ना, ऑफ ए सिविल वॉर एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द अपार्थाइड गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जब डिसोल्व हो गई थी उसी वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर जो ये मतलब कि सिविल वॉर का थ्रेट था, उसी वक्त ये क्रिएशन और प्रोमलगेशन हुआ था इसका किसका, इट्स आ गया ना। तो इट्स से पहले कौन, भाई साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है ना, तो उसके बाद इट्स आ सकता है ना। इसका इंस्टीट्यूशन, इसका क्रिएशन हुआ था, क्रिएशन हो गया तो P होगा, किसी चीज की क्रिएशन हो रहा है, उसके बाद बाकी चीजें होगी देख लेंगे, पहले क्रिएट तो हो, तो पहले वाला P आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर P के बाद इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो Q ही यूं होगा। देख लेते हैं Q में क्या है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, संविधान क्या कहता है, ये कहता है कि बिल ऑफ राइट्स इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका, कि बिल ऑफ राइट्स जो है, ओके, संविधान के अंदर जो, या फिर संविधान का नाम ही होगा मेरे को लगता है बिल ऑफ राइट्स, वो जो है कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी है साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्यों हो गया, R देखते हैं। एप्रोपोज इट फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मार्शल स्टेटस, एथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कंसाइंस, बिलीफ, कल्चरल, लैंग्वेज एंड बर्थ। मतलब ये जो है वो इतनी चीज़ों से आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इतनी फैसिलिटीज देता है। ठीक है, R वाला ठीक है, ओके है ना। फिर S क्या कह रहा है, द बिल ऑफ राइट्स ग्रांट्स, ओके, यहां पर बिल ऑफ राइट्स की बात हुई Q में, और यहां पर कह रहा है बिल ऑफ राइट्स ग्रांट्स परहैप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स, कि बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। अच्छा, राइट्स की बात यहां हुई है, तो कौन से राइट्स मिलेंगे उनकी बात तो इसके बाद होगी ना, तो S के बाद ये आएंगे, ये जो राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो S के बाद R होगा, यानी कि ये नहीं हो सकता, फिर तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा, D वाला। ठीक है ना, सिंपल है। तो यहां से आपको ऑप्शन नंबर D हमारा मिल गया है आंसर। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा है S1 में, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड्स अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लार्ज डेमोक्रेसी, कि लार्ज डेमोक्रेसी में, बड़ी जो डेमोक्रेसी है उसमें रिप्रेजेंटेशन की क्या आवश्यकता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें याद दिलाता है, ऐसा ही कह रहा है। S6 में कह रहा है इलेक्शंस हैव टुडे बिकम, आज की तारीख में इलेक्शंस क्या बन गए हैं, हैव प्लस V3, द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मोस्ट विजिबल सिंबल इलेक्शन, मतलब किसी देश में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं मतलब कि वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, वहां पर डेमोक्रेसी की यानी जनता की सुनी जा रही है, ऐसा ही कह रहा है। ठीक है, चलो करते हैं, चलो आगे चलते हैं। तो ऑप्शंस में देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस में हमें 2 ऑप्शन मिले S से शुरू होने वाले, तो सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं। S क्या कह रहा है, ऑल सिटीजन्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टेकिंग एवरी डिसीजन, सभी सिटीजन्स जो हैं वो हर डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते। ठीक है, अब P क्या कह रहा है, P कह रहा है दिस इज वाई, इसीलिए इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, SP बैठ रहा है। फिर Q क्या कह रहा है, देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, और इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन की बात हो गई, फिर इलेक्ट करने की बात हो गई, परफेक्ट है। फिर कह रहा है R, वेन एवर वी थिंक ऑफ इंडिया, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं एज ए डेमोक्रेसी,
तो अवर माइंड इनवेरिएबली टर्न्स टू अवर सक्सेसफुल इलेक्शंस। तो हमारा माइंड जो है सीधा कहाँ जाता है कि हमारे सक्सेसफुल इलेक्शंस हमारे सक्सेसफुल हैं, इसलिए इंडिया डेमोक्रेसी बनके रह सकती है, मतलब रह रही है ऐसा। तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप चाहो तो हम डी को देख लेते हैं। डी में क्या कह रहा है? एस, ऑल सिटीजन्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टेकिंग एवरी डिसीजन। फिर क्यों कह रहा है कि देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं। ये भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो शायद वो घूम जाए कि भैया सिटीजन्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है? पी, दिस इज वाई इलेक्शंस बिकम इंपॉर्टेंट, इसीलिए इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भैया पहले इलेक्ट कर दिया आपने, फिर इलेक्शंस की बात कैसे करोगे? सबसे पहले इलेक्शन की बात करोगे ना। हायरार्की में कौन आ रहा है? इलेक्शंस। फिर आ रहा है कि कौन इलेक्ट होता है, इलेक्टेड मेंबर। तो सबसे पहले तो मोटा टॉपिक बात करोगे, फिर उसका हिस्सा बात करोगे ना, छोटा हिस्सा। तो आप क्यू पी लगा ही नहीं सकते हो, आप हमेशा आपको पी क्यू ही लगाना पड़ेगा, सीक्वेंस। समझ पा रहे हो? तो इसलिए ये खत्म हो जाएगा। ओके, पी खत्म हो गया कि दिस इज वाई इलेक्शन बिकम इंपॉर्टेंट, ये शुरू में आ ही नहीं सकता, ये खत्म हो गया, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। तो आगे, अच्छा S1 S6 इतने ही थे क्या? 5 ही थे, ओके। अच्छा, ये जो टॉपिक है आपका डिस्कर्स मार्कर्स, ये भी बहुत लोगों को घुमाता है, डिस्कस मार्कर्स। तो इसका मैं अलग सेपरेट क्लास बना दूंगा, है ना। आज हम देख रहे हैं S1 S6, तो आज हम उन्हीं को देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनको एक एक को विथ एग्जाम्पल्स मेरे को समझाना पड़ेगा, है ना। इनकी मैं स्लाइड्स बना के लाऊंगा और आपको इजीली समझाऊंगा, जितना इजीली पॉसिबल होगा उतना इजीली लेंगे। और एक ही क्लास में हम CDS और NDA के सारे डिस्कस मार्कर्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अभी ये तो इसमें 5 ही थे ना, तो अगले पेपर में देखते हैं। ये है NDA 2 2025 का पेपर, चलो इसमें करते हैं अब। तो ये मैंने ले लिया पेन, और ब्लू ले लेते हैं इस बार। S1 S6, अच्छा ये है आपका पैराग्राफ, और ये क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अच्छा, लेटेस्ट पेपर में आया था, क्या बात है। और ये क्या है? एक्टिव पैसिव, क्या बात है। ये भी कर लेंगे, चलो अभी कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइम बचेगा तो ये भी कर लेंगे। S1 S6 पे चलते हैं, ये रहा S1 S6, हम आ गए S1 S6 के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? देखो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? S1 कह रहा है कि सूफिज्म इज एन इंग्लिश वर्ड coined इन द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी में बना था, ओके। फिर S6 क्या कह रहा है? इट मे ऑल्सो हैव बीन सुफा, द प्लेटफॉर्म आउटसाइड ए प्लेस ऑफ इस्लामिक वर्शिप, जहाँ इस्लामिक वर्शिप होती है, मतलब कि जो मस्जिद हो गई उसके बाहर एक जगह होती है सुफा, वहां से शायद ये वर्ड हो सकता है, ऐसा ये कह रहा है, ठीक। ऑप्शंस देखो तो ऑप्शंस में सारे अलग अलग हैं, Q S P R, इसलिए ऑप्शन से कोई मतलब है नहीं, हम इनको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब ऑप्शन सारे अलग अलग हों तो फिर हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ से P पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस हैव अंडरस्टूड दिस टर्म इन सेवरल वेज, हिस्टोरियंस ने इस टर्म को अलग अलग वेज में पढ़ा है ना। फिर ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ लोगों के मुताबिक इट इज ए डिराइव्ड फ्रॉम सुफ मीनिंग वूल, ठीक है, और अदर्स डिराइव इट फ्रॉम साफा। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, बाकी लोग ऐसा कह रहे हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है कि हिस्टोरियंस हैव अंडरस्टूड, हिस्टोरियन ने इस टर्म को, ठीक है, सूफिज्म को अलग अलग तरीके से रीड किया। कुछ ने ऐसे कुछ स्कॉलर्स ने ऐसे कहा, कुछ ने ऐसे कहा। तो भैया ये तो PQR का तो सीक्वेंस ही हो गया, सिंपल सा PQR का सीक्वेंस हो गया ना। PQR का सीक्वेंस हो गया, कहां पर PQR का सीक्वेंस? PQR, ये रहा PQR का सीक्वेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, और कहीं भी नहीं है, खत्म। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, सिंपल था 21 का ऑप्शन नंबर बी। तो एस पहले आ जाएगा। द वर्ड यूज्ड फॉर सूफिज्म इन इस्लामिक कंटेक्स्ट इज तसव्वुफ, ओके। इट में स्टूडेंट्स, जब भी मैं जल्दी कर लेता हूँ ना इन क्वेश्चंस को, तो मुझे लगता है कि यार कुछ लोचा तो नहीं कर दिया मैंने। ऐसा आपको भी लगता होगा। एक बार वापस इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोचा फ्री हो जाए माइंड से कि भैया लोचा नहीं हुआ,
है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, बस यही कर रहा हूँ मैं। तो क्योंकि एग्जाम तक तुम्हारी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर थोड़ी दोबारा सोचना पड़ेगा। देखो तो ये क्या कह रहा है, सूफीज्म इन इंग्लिश वर्ड कॉइन्ड द 19th सेंचुरी, ठीक है। और इंग्लिश वर्ड, सूफीज्म जो है वो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। फिर ऐसा कह रहा है कि इस्लाम के अंदर इस्लामिक भाषा में सूफीज्म को ये कहा जाता है। बहुत बढ़िया है, तो परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, इस्लाम में ऐसा कहते हैं, तो यहाँ पर शुरुआत तो इसी से होगी, ठीक है ना। फिर हिस्टोरियंस की बात अलग आ जाएगी। चलो तो यहाँ पर 22 में आ जाओ। 22 में क्या कह रहा है, अल बिरूनी। अल बिरूनी का नाम जानते होंगे तुम लोग, ठीक है। गजनी जो साम्राज्य है वो इसने स्थापित किया था, अल बिरूनी ने। तो अल बिरूनी जो था, अल बिरूनी वॉज बोर्न इन 973 इन ख्वारिज़म इन प्रेजेंट डे ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था अल बिरूनी। ही अराइव्ड इन गजनी एज ए होस्टेज बट ग्रेजुअली डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर द सिटी। वो गजनी में एक बंधक की तरह आया था, मतलब उसे बंदी बना के लाया गया था, बट फिर उसे उस जगह से, गजनी जो जगह थी, है ना, अफगानिस्तान में, उसे प्रेम हो गया, ठीक है, ऐसा कह रहा है। पी कह रहा है इन 1017 व्हेन सुल्तान महमूद इन्वेडेड ख्वारिज़म he took several scholars back to his capital गजनी। अल बिरूनी was one among them। अच्छा, जब 1017 में सुल्तान महमूद ने इन्वेड किया था ख्वारिज़म को उज्बेकिस्तान में, ठीक है, तो वहाँ पर घुसपैठ करने के बाद वो बहुत सारे स्कॉलर्स को वापस लाया था गजनी में, यानी अफगानिस्तान में लेके आया था। अल बिरूनी भी उनमें से एक था, ठीक है, उन स्टूडेंट्स में से एक अल बिरूनी था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल। कौन था वेल वर्स्ड, यानी बुद्धिजीवी था, पढ़ा लिखा था, अच्छा जाना माना था, मतलब जानता था इन चीजों को। किन को? इन लैंग्वेजेस को जानता था। कौन जानता था? बात किसकी हो रही? स्कॉलर कौन है? अल बिरूनी है ना, तो यही जानता होगा, सिंपल सी बात है ना। चलो ऊपर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ख्वारिज़म was an important center of learning and Al-Biruni received the best educational available at the time। अरे भैया चलो, आर वाले ने अपना काम आसान कर दिया। अभी तक मैंने ऑप्शंस नहीं देखे हैं ना, अच्छा कोई बात नहीं, चलो बिना ऑप्शंस के ही हो जाएगा ये क्या कह रहा है, अल-बिरूनी was born in ख्वारिज़म। अब ख्वारिज़म की बात जो है कि ख्वारिज़म सिटी, क्योंकि बात किसकी हुई है, सिटी की बात हुई ना, तो अगले सेंटेंस में हायरार्किकली आप देखोगे तो इस सिटी के बारे में कुछ बताया जाना चाहिए, है ना। वो आपको सेंटेंस आर बता रहा है। क्या कह रहा है कि ख्वारिज़म जो है ये इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था और अल बिरूनी को वहां पर अच्छी एजुकेशन मिली। समझ गए ना, सिंपल। तो आर से शुरुआत होगी, आर से शुरुआत हो रही है ऑप्शन में बी और डी में, इन दोनों में से कोई होगा। अब आर के बाद देखते हैं क्यू। क्यू में क्या कह रहा है, क्यू में कह रहा है कि ही वॉज वेल वर्स्ड, वो बहुत बुद्धिजीवी था इन सब भाषाओं में, ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, और एस में क्या कह रहा है, हाउएवर, हालांकि ही डिडंट नो ग्रीक, वो ग्रीक नहीं जानता था। बाकी भाषाओं की बात हो गई, फिर वो कह रहा है कि वो हालांकि वो ग्रीक नहीं जानता था, तो सिंपल सी बात है, खत्म हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर। अब इसको पी वाला भी देख ही लेते हैं। वो ग्रीक नहीं जानता था, हालांकि उसने वर्क्स को पढ़ा था, वो फेमिलियर था विद द प्लेटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर्स के साथ। अच्छा, मतलब इतना बुद्धिजीवी था व्यक्ति अल बिरूनी, तभी तो उसने गजनी का साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। चलो तो पी कह रहा है कि जब सुल्तान महमूद जो था उसने ख्वारिज़म को इन्वेड किया, ही टुक सेवरल स्कॉलर्स बैक, और अल बिरूनी भी उसमें था, ठीक है। तो अब तक इस शहर की बात हो चुकी है, उसमें पढ़ाई की बात हो चुकी है, वहां एक बंदा है अल बिरूनी जिसने क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या उसे नहीं आता था, वो भी हमने बात कर ली। अब वहां सिटी में इन्वेजन हो गया, घुसपैठ हो गई और अल बिरूनी को बंदी बना लिया गया और ले जाया गया गजनी। फिर S6 कह रहा है ही अराइव्ड गजनी, वो गजनी पहुंचा हॉस्टेज की तरह, लेकिन धीरे धीरे उसे उस सिटी से प्रेम हो गया। तो ये सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनली करेक्ट आंसर, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। 23 देखते हैं क्या कह रहा है। S1 में कह रहा है विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर, ठीक है, हिंदी में करें तो इसका सिटी ऑफ विक्ट्री, बहादुरी का शहर, जीत का शहर, वॉज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर। तो विजयनगर जो था वो सिटी भी थी और एम्पायर, दोनों का नाम विजयनगर था। S6 कह रहा है दे रिमेंबर्ड, दे मिल गया ना हिंट, दे रिमेंबर्ड, हु रिमेंबर्ड, कौन, यानी S6 से पहले जो भी आएगा PQRS उनमें किन्हीं लोगों की बात की गई होगी, क्योंकि दे प्रोनाउन किसके लिए आता है, लोगों के लिए। दे रिमेंबर्ड इट एज हम्पी, a name derived from that of
दैट ऑफ द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी। ओके, तो वो उसे हम्पी कहते थे। किसे कहते थे, क्या कहते थे, नहीं पता। और आ जाते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस है एस वाले और 2 है पी वाले, यानी एक ऑप्शन खत्म होगा तो दोनों ही खत्म होंगे एक साथ, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले देखते हैं एस वाला में क्या कह रहा है कि द एम्पायर। कौन सा एम्पायर? S1 में बात हुई है क्या विजयनगर एम्पायर की? बहुत बढ़िया बात है। तो एस क्या कह रहा है? द एम्पायर वाज फाउंडेड इन। सबसे पहले तो फाउंडेशन होगी ना एम्पायर की, उसके बाद बाकी चीजें आएगी। तो फाउंडेशन वाला सेंटेंस जहीं भी दिखे आपको तो सबसे पहला उसी से शुरुआत होगी। बात खत्म है, 2 के 2 उनको बर्बाद कर दो। अब 2 ऑप्शन ही हमारे पास रहे हैं। एस तो हमने देख लिया कि एम्पायर कब फाउंड हुआ था। अब बातें करते हैं पी और क्यू की। पी और क्यू में से कौन सा आएगा? पी में कह रहा है कि इन इट्स हेडे। जब हेडे का मतलब होता है कि जब किसी साम्राज्य के अच्छे दिन चल रहे होते हैं मोदी जी के राज में, ठीक है। तो इन इट्स है ना, जब किसी साम्राज्य की प्राचीन 2 मिलियन ईयर्स पुरानी पर्वतमालाओं को काटा जा रहा होता है तो वो हेडे होते हैं ना, मतलब अच्छे दिन होते हैं वो। तो इन इट्स हेडे इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो इसके अच्छे दिनों में जो ये साम्राज्य था विजयनगर, ये कृष्णा रिवर से लेके साउदर्न इंडियन पेनिनसुला तक फैला हुआ था, ऐसा ही कह रहा है। फिर क्यों क्या कह रहा है कि ऑल्दो इट फेल इनटू रूइन, बर्बाद हो गया। तो भैया पहले उसका थोड़ा ख्याति तो बताओ कि कहां कहां तक फैला हुआ था, उसके बाद तो उसे बर्बाद करेंगे ना हम। पल्ले पड़ा ना, यानी पी क्यू ही हो सकता है, क्यू पी तो हो ही नहीं सकता। पहले बर्बाद को थोड़ी हो जाएगा। तो क्यू पी वाला सीक्वेंस इसमें दिख रहा है ना आपको, खत्म हो गया ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम इनको डिटेक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए 24 24 में क्या कह रहा है? S1 लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फ्रीड इंडियाज इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन ने और ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमी को आजाद किया था, सेकंड फॉर्म है ना। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द लो जीडीपी ट्रैप। लो जीडीपी के जंजाल से उन्हें आजाद किया था इंडिया की इकोनॉमी को, इन दोनों चीजों ने। दैट हैड इंपीडेड इंडियाज प्रोग्रेस। वो लो जीडीपी जिसने क्या कर दिया था, इंडिया की प्रोग्रेस को इंपीड कर दिया था। इंपीड करना यानी हिंड्रेंस पैदा करना, हिंडर करना, ठीक है, बाधा उत्पन्न करना, ठीक है साहब। तो ये बात हो गई। S6 क्या कह रहा है कि टुडे इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, हैज प्लस V3, इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। कि इंडिया जो है वो, समझ गए तुम लोग, ठीक है ना? यस। चलो आगे चलते हैं। तो S1 में बात हुई है लिबरलाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आम व्यापारी है उनको थोड़ी सी छूट देना, फ्री हैंड देना, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन की बात मतलब आप आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपने बनाई है आपने चीज, उसको आप क्या करते हो? एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो आपका जो व्यापार है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है विश्व के साथ व्यापार करना, सिंपल। चलिए अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शंस में सारे ही अलग हैं, क्यू एस आर पी, तो इनको देखना बकवास होगा, इनको नहीं देखते हैं हम। आ जाते हैं हमारे यहाँ पर, पी वाला पढ़ लो फटाफट से। क्या कह रहा है पी में कह रहा है इंडिया 3% रेट ऑफ ग्रोथ एंड सेट ऑफ एमरजेंट सर्कमस्टांसेस लीड टू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। कि इंडिया के 3% रेट ऑफ ग्रोथ जो थी, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे सेट ऑफ एमरजेंट सर्कमस्टांसेस पैदा हुए, जिनके जरिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस क्राइसिस हो गया, सिंपल है। इन अर्ली 1990s की शुरुआत में तो एक क्राइसिस की बात हुई है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। क्यों क्या कह रहा है कि ईज ऑफ बिजनेस वॉज एश्योर्ड, ईज ऑफ बिजनेस को एश्योर्ड किया गया। अब ये पहली बात तो क्राइसिस आया होगा, क्राइसिस आया ना, उसके बाद में तो ईज ऑफ बिजनेस को एश्योर किया होगा ना कि बिजनेस करना आसान हो जाए। एंड द रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट लाइसेंसेस एंड प्रोडक्शन कोटाज वर रिमूव्ड, और ये सारी चीजें हटा दी गई, लोगों को फ्रीडम दिया गया, थोड़ा व्यापार करने का छूट दी गई, ठीक है। तो ये तो कब होगा? जब कोई क्राइसिस आ जाएगा तो उसके बाद हम ये फैसला लेंगे, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है ना। अब इसको हम ऑप्शन से भी करेंगे, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। आर क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर्स, इनके साथ साथ इंडिया ऑल्सो टूक ए लोन फ्रॉम IMF।
इंडिया ने IMF से लोन भी दिया टू टाइड ओवर द क्राइसिस, उस क्राइसिस को निपटने के लिए। कौन सा क्राइसिस? क्राइसिस की बात तो यहां हुई है ना, पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यानी पहले क्राइसिस की बात होगी, फिर तो द आएगा ना। द किसके लिए आता है? उसके लिए जिसकी बात पहले हो चुकी है। यानी PR ही सीक्वेंस होगा। RP कहीं दिखे तो सबसे पहले उसको काट दो आप। कहीं RP दिख रहा है क्या? सबसे पहले देख लेते हैं RP कहीं दिख रहा है क्या। ये रहा RP, एक में ही है, एक और में है, तो 2 खत्म हो गए। अब पढ़ते हैं S। इन ए लैंडमार्क बजट इन 1991 रेस्पॉन्डिंग टू द इमरजेंट क्राइसिस, उस क्राइसिस के आते ही, ठीक है, इंडिया डिक्लाइंड मेनी इंडस्ट्रीज एंड लिबरलाइज्ड इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। इंडिया ने बहुत सी इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन कर दिया एंड लिबरलाइज्ड इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, और इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्या कर दिया? लिबरलाइज कर दिया, फ्रीडम दे दी। और क्या क्या फ्रीडम दी वो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है ना, क्यू के अंदर कीज ऑफ बिजनेस वाज इंश्योर्ड, है ना, एंड द रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट लाइसेंस वगैरह वगैरह ये हटा दिए गए। तो SQ का सीक्वेंस आ रहा है ना, SQ। अब SQ भैया इधर भी है और SQ भैया B में भी है। साला कमाल कर रहा है। चलो P देखते हैं। P क्या कह रहा है? इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो पेमेंट क्राइसिस हो गया था। अच्छा, क्राइसिस होगा तभी तो बाकी चीजें करोगे, समाधान लाओगे, तो क्राइसिस तो सबसे पहले होगा ना, P सबसे पहले आएगा। खत्म हो गया, ठीक है। चलो तो चलते हैं आगे। 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है और हम लोग सुन रहे हैं। क्या कह रहा है? सुनो। S1 क्या कह रहा है? इन मेनी कंट्रीज देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड। कि बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं और डिप्राइव्ड है, मतलब उनके लिए रोटी कपड़ा मकान भी मुश्किल है, ऐसा कह रहा है। S6 कह रहा है कि इन द पास्ट में क्या होता था? फोर्स्ड लेबर वॉज इम्पोज्ड, वॉज प्लस P3, तो फोर्स्ड लेबर थोपा जाता था, इम्पोज किया जाता था किस पे? किसके द्वारा? बाय लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के द्वारा, और मनी लेंडर्स के द्वारा, एंड अदर वेल्दी पर्संस के द्वारा। तो ये पुराने जमाने की बात कर रहा है कि भैया गरीब लोगों का फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है पता है? फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है कि भैया तूने मेरे से पैसे उधार लिए, अब तू ब्याज नहीं दे पा रहा है, तो फोकट में मेरे यहाँ तेरे को काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, रात दिन यहाँ मेरे यहाँ जॉब करनी है विथ नो पेमेंट, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। तो फोर्स लेबर का मतलब वो होता है। अब आ जाते हैं P से शुरुआत हो सकती है क्या? बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्रोहिबिटेड थे। कौन? S1 में किन दो चीजों की बात हुई है? गरीब होना और डिप्राइव्ड होना। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोहिबिट है क्या? नहीं ना, वरना तो लोग गरीब ही नहीं होते अगर संविधान में लिखा होता तो। समझ गए ना? यानी P तो शुरुआत में नहीं आ सकता। गरीब होना कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। गरीब होना आपका हक है, ठीक है, आप हो सकते हैं गरीब, ठीक है। मोदी जी की रात में आप फुल गरीब हो सकते हैं, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। चलो क्यू से पढ़ते हैं। क्यू क्या कह रहा है? वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ये है, वन सच फॉर्म ऑफ। तो पहले एक्सप्लॉयटेशन की बात होगी ना, उसके बाद आप बताओगे कि पहला एग्जांपल ये रहा, ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल ये रहा। तो सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन की तो बात करो, ठीक है। तो क्यू शुरुआत में नहीं आ सकता, ये क्यू खत्म हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन। अच्छा, ये भी क्यू है क्या? ये भी खत्म हो गया, बचे ही नहीं, फिर तो एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। ये हो गया आपका S1 S6 के क्वेश्चंस, है ना। भन्नाट ठीक है, राजस्थानी में एक वर्ड होता है भन्नाट। भन्नाट का मतलब होता है फास्ट, ठीक है, एंड क्विक एंड अंडरस्टैंडेबल। चलिए, तो सिंपल है। चलो, तो क्वेश्चंस लगाना खुद से, जो जिस तरीके से मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया है वैसे के वैसे ही लगाओ आप, और ठीक है। और शुरू करना 2024 के दोनों पेपर आप लगा लो, फन 1 और 2, ठीक है ना। और उनके आंसर जो आप लगाते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना या टेलीग्राम पे भेज देना, मैं चेक कर लूँगा। क्या गलती तुमने की वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँगा, और किस तरीके से डील करना है वो भी मैं सब बता दूंगा। पहले तुम अप्रोच तो करो मुझे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं कल।